चाहिए। नमस्कार, हमारे इस विशेष संवाद में आपका स्वागत है। पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तान है। हालांकि आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहां सिर्फ 5% पाकिस्तान की आबादी है, लेकिन उसके बाद भी ये क्षेत्र हमेशा देश और दुनिया में चर्चा में रहता है। वजह यह है कि वहां के जो संसाधन हैं वहां पर उन्हीं के लोगों का हक नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना बलूच लोगों पर किस तरह की हिंसा करती है, ये खबरें सब देखते सुनते रह रहे, दशकों से ये होता आ रहा है। लेकिन बलूच लोग, वहां के राष्ट्रवादी लोग इस हिंसा का लगातार सामना कर रहे हैं। और हाल ही में पाकिस्तान में हमने देखा है बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार चुनी गई है और निर्वाचित सरकार की जो प्रधानमंत्री हैं प्रोफेसर नायला कादिर आज हमारे साथ हैं। बलूचिस्तान की सारी समस्या और उनकी स्वतंत्रता को लेकर उनकी योजना, इस सब पर हम बात करेंगे प्रोफेसर नायला कादिर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है नायला जी। सबसे पहले तो आज की डेट में जो पाकिस्तान है उसका अगर हम देखा जाए तो दुनिया भर में पाकिस्तान को भिखमंगे देश के तौर पे देखा जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसने बलूचिस्तान की ये हालत कर दी है, जहाँ के जो मूल लोग हैं, बलूच लोग हैं, उनकी हालत, गरीबी का जो स्तर है वहाँ बहुत नीचे पहुँच गया है। और आज वही हाल पूरे पाकिस्तान के हो रहे हैं। आज की सूरत हाल में बलूचिस्तान में क्या हालात हैं? थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एक तो ये कि बलूचिस्तान को जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तानी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो देते हैं वो गलत होती हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो जोग्राफिकल एरिया है 56% बलूचिस्तान है, ज़्यादा है कम नहीं है। और बलूच पाकिस्तान की मेजॉरिटी नेशन है। सबसे बड़ी नेशन जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो बलूच है, जिनको वो माइनॉरिटी बना के दिखाते हैं। ये डिजिट्स का खेल खेलते हैं, स्टैटिस्टिक्स की गेम है। बलूचिस्तान में जितने रहते हैं उससे ज़्यादा पंजाब में और सिंध में रहते हैं, और बलूच केपीके में भी रहते हैं, और इसके अलावा बलूच ईरान में और अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं। 1 बिलियन से ज़्यादा बलूच इंडिया में रहते हैं जो यहाँ के बलूच हैं। और बलूचिस्तान में जो हालत इस वक्त बनाई है पाकिस्तान ने, बांग्लादेश में अगर आपको याद हो कि एक छोटे पीरियड के अंदर एक बहुत बड़ी इंटेंसिटी के साथ वॉर क्राइम्स हुए, जेनोसाइड हुआ, महिलाओं का रेप हुआ, और उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया वर्ल्ड ने। अभी तक उसकी रिकॉग्निशन के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बांग्लादेशी दोस्तों के साथ मिलकर। बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालत है वो बांग्लादेश की हालत से ज़्यादा बुरी है। बलोच होना क्राइम है। बांग्लादेश तक और इससे पहले जो हॉलोकॉस्ट हुआ वो कंसंट्रेशन कैंप, पूरे बलूचिस्तान को कंसंट्रेशन कैंप बना दिया गया है, और बलोच के लिए सांस लेना मुश्किल है। हमारे पहले दौर तक इन लोगों को बलात्कार आता था, हमारी बहू बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियां इनके रेप सेंटर्स में हैं, टॉर्चर है, घरों को आग लगाते हैं, बागों को, खेतों को आग लगाते हैं, पानी में जहर मिला देते हैं, और जो हमारे बेटों को उठा के ले जा रहे हैं उनको टॉर्चर कर रहे हैं, और फिर उनकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनके दिल, जिगर, आंखें निकाल कर बेच रहे हैं, उनका ब्लड निकाल कर बेच रहे हैं। ये जो हशर है, और फिर ये कि एक बिल्कुल मीडिया ब्लैकआउट है। आप वहाँ पर ना कोई लोकल जर्नलिस्ट काम कर सकता है, ना इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जाने की ज़रूरत है। तो जैसे आप लोगों का काम है, अच्छा काम है कि आप लोगों ने उस मीडिया ब्लैकआउट के अंदर होल बनाए हैं अपने लिए, और आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। अभी हमारी बात हुई थी डूचे वैली में, ग्लोबल मीडिया फोरम हुआ था बॉन में, जर्मनी में। वहाँ भी हमने यही बात रखी कि जो ये मीडिया को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप लोग इसे तोड़ो। तो वो ये कह रहे थे कि उर्दू सर्विस है ना। हमने कहा उर्दू तो हमारी ज़बान नहीं है, उर्दू सर्विस के साथ जो लोग काम करते हैं वो हमारे लोग नहीं हैं, हमको तो उर्दू बोलने भी नहीं आती ढंग से। तो
और जो वो काम करते हैं उनका दिल हमारे साथ नहीं है, वो तो ऑक्यूपायर्स हैं। उर्दू ऑक्यूपायर की लैंग्वेज है। आप बलूची सर्विस शुरू करें, वो कितना भी गिर गया बलोच कैरेक्टर से, कुछ तो लाएगा फैक्ट्स को निकाल के। तो अब हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्होंने भी बलोच रिक्रूट करने शुरू किए। हो सकता है कि कुछ अरसे में बलूची सर्विस शुरू हो। तो ये जो मीडिया ब्लैकआउट है, इससे ये है कि उनको डिनाइल में, जेनोसाइड में आप ये देखते हैं ना कि वो कहते हैं अदर कर देते हैं, आपको अपने से अलग कर देते हैं। तो जैसे आप कह रहे थे ना कि अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, हम इनके लोग कभी नहीं थे। हाँ, बंगाली इनके लोग थे, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, अपने लोगों के साथ इन्होंने बंगाल में किया। अपने लोग सिंधी थे इनके, जिनके साथ ये कर रहे हैं, पश्तूनों के साथ कर रहे हैं, वो इनके अपने लोग हैं। बलोच इनके लोग कभी नहीं थे। हम तो पाकिस्तान बनाने से हमारा कोई काम था, ना पाकिस्तान से हमारा कोई काम था। हम एक नेबर कंट्री थे, हमारी 700 साल की अपनी रियासत थी, हमारा मुल्क था। हम पे इन्होंने फौजी हमला किया, अपने जो आर्टिफिशियल एक क्रिएशन हुई कॉलोनियल प्लान के तहत पाकिस्तान की, जो आपकी धरती को काट के बनाया गया, आपकी ज़मीन चोरी करके बनाया गया, उस सारे कॉलोनियल प्लान के 1 साल के बाद इन्होंने हमला करके बलूचिस्तान पर कब्जा किया। आपकी जो रियासतें थी, जिन्ना मिले तो थे रियासतों से उस वक्त, तो उस दौरान जो बातचीत हुई उसके बाद ये हमला हुआ है। जी हाँ, जिन्ना तो दुनिया में जितने मक्कार लोग गुजरे हैं, मैनिपुलेटर्स झूठे, जिन्ना का तो टॉप लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो जिन्ना एक वकील थे और काफ़ी नालायक वकील थे, मगर मक्कार बहुत थे। तो वो बलूचिस्तान के किंग से आकर मिले, और कोई उनके रेफरेंसेस थे जिससे वो वहाँ पहुँचे थे। और उन्होंने यही रखा कि इंडिया से यानी ब्रिटिश जो क्विट कर रहा है, तो उसमें ये कि एक प्लान ये है कि वो इंडिया के टुकड़े करके जाएगा, उन्हें पहले से पता था। और उसमें ये होगा कि जो इंडियन स्टेट्स हैं वो ये चूज़ करेंगी कि उन्हें किस देश में रहना है। आप तो इसमें देख लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो इंडियन स्टेट्स नहीं हैं, तो इसमें हमारा कोई इशू नहीं बनता। कि नहीं, आपको फिर भी ज़रूरत है अपना इशू रखने की और ये प्रूफ करने की, क्योंकि ब्रिटिश ये कोशिश करेगा कि आपको किसी स्टेट में डाल दे, क्योंकि जो इनकी वेस्टर्न जो स्टेट बनेगी, जो भी कंट्री बनेगा, वो आपके बगैर लैंड लॉक्ड होगा। तो उस पर जो किंग थे, उन्होंने एक 7 लॉयर्स का पैनल बनाया था, जिसमें से जिन्ना एक था। और जो जिन्ना ने वहाँ रोने रोए, और वो तो गरीबी और वो सब के, तो जिन्ना के वज़न के बराबर उसको गोल्ड दिया, और उसकी बहन के वज़न के बराबर उसको सिल्वर दिया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन्ना ने खुद ये जो है जो कमीशन था स्टेट्स के लिए, उसमें ये केस रखा कि बलूचिस्तान चूँकि हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा कभी, इसलिए ये जो डिवीज़न हो रही है, इसमें बलूचिस्तान को इंडियन स्टेट से अलग एक मुल्क का, एक स्टेट का स्टेटस मिलना चाहिए। और वो मिल गया था, यानी मिलना क्या था, वो था, लेकिन उस पर ब्रिटिश के और नए बने हुए पाकिस्तान के और जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है, 3 मुल्कों के सिग्नेचर्स हैं कि पाकिस्तान और ब्रिटिश इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसकी सोवरेनिटी को एंडोर्स करते हैं। ये 4 अगस्त 1947 को ये मीटिंग हुई थी, 11 अगस्त को ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। तो इन्होंने जो सोवरेनिटी को एंडोर्स करने के बाद फिर कोशिश शुरू की, लेटर्स लिखने शुरू किए किंग को, जिन्ना ने, कि आप पाकिस्तान बन गया है, आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं रिलीजियस बेस पे। उन्होंने कहा कि, और फिर वो सिबी आए, तो किंग उनसे नहीं मिले और कहा कि ये मेरा मैंडेट नहीं है, हमारा पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और वो डिसीजन ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। बिल रखा गया, वो यूनानिमसली रिजेक्ट हुआ।
हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों ने रिजेक्ट किया कि हमारा पाकिस्तान से कोई काम नहीं, एक नेबर कंट्री है, दैट्स ऑल। हमारा अपना मुल्क है और हमारी आइडेंटिटी हमें किसी भी और आइडेंटिटी से बढ़कर है। तो जिन्ना की ये कहानी है कि उसके बाद जिन्ना के हमें इंफॉर्मेशन आने लगे कि वो मिलिट्री इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, और उसके बाद इन्वेजन हुआ और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं बलूचिस्तान की वो वायलेट की पाकिस्तान ने। यूनाइटेड नेशंस बन चुका था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस इन्वेजन को रोका जाए। आज यूक्रेन पे रशियन इन्वेजन को रोकने के लिए पूरी दुनिया मचल रही है, पर हमारे लिए कोई ना बोला। और ये सिचुएशन है। उसके बाद भी कोशिशें हुई गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन एग्जाइल में बनाने की, 1948 में ही शुरू हो गई थी, पर उस वक्त भी किसी इंटरनेशनल कंट्री ने, किसी और ने साथ नहीं दिया। और बलूचिस्तान के अपने अंदर जो ब्रिटिश ने इतनी डिविजन्स बना दी थी कॉलोनियल उसमें दौर में कि वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। हम देख रहे हैं कि पिछले 74 साल में दुनिया में कहीं पे भी किसी भी तरह का अगर नरसंहार होता है, यूनाइटेड नेशन, मानवाधिकार आयोग, सब बहुत तेज़ी से उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं, देखते हैं। लेकिन बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर देखा जा रहा है कि 74 साल में उसी तरह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की आवाज़ जो है वो दुनिया तक नहीं पहुँच पाती। जैसा कि आपने कहा भारत तक बात आती है, भारत में कई लोग जानते हैं, लेकिन भारत में कई लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो देख लेंगे या ठीक है। जो उतना सीरियसली उस जिस तरह के नरसंहार हो रहे हैं उनको देखा नहीं आया, क्योंकि वो बातें बाहर नहीं आती हैं। आपने हमेशा से जो बलूच राष्ट्रवादी रहे हैं, जो वहाँ पे लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने ये इस तरह का भी कोई सिस्टम बनाने की कोशिश की कि उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे? ये कोशिश तो बहुत की, बार बार की। और उसमें अब ये कि पिछले 15-16 साल से बलूचिस्तान साल में 3 बार यूनाइटेड नेशंस में अपनी प्रेजेंटेशंस देता है। यानी बलूच एक्टिविस्ट जाते हैं और यूनाइटेड नेशंस में ये बात रखते हैं कि जेनोसाइड हो रहा है। 60,000 प्लस बलोच इस वक्त एनफोर्स डिसअपियर्ड है, गायब है, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं। 7 दिन की बच्ची भी उठा कर ले गए। ये सब चीज़ें यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड में हैं, टेस्टिमनीज हैं। वहाँ पर जो बलूच रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर मेंगल, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी वहाँ जमा की है कि जब वो पाकिस्तान के टॉर्चर सेल में थे, उन्होंने जरीना मरी नाम की एक बलूच टीचर को, यंग टीचर को वहाँ देखा था, जिसको वो सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे थे, उसका बलात्कार कर रहे थे, और इसको कहा था कि तुम इसका बलात्कार करो, और उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। और वो कह रही थी कि भाई मुझे अपने हाथ से मार दो। ये यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड में है। और अभी पिछले साल एक टॉर्चर सर्वाइवर हैं एहसान अर्जुमंदी, वो 12 साल पाकिस्तान के टॉर्चर सेल्स में रह कर आए हैं, और उन्होंने जो टेस्टिमनी दी है, उन्होंने भी बताया है कि उन्होंने एक और बलोच लड़की को देखा जिसे पाकिस्तानी सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, और बाद में उसकी पूरी बॉडी को उन्होंने ड्रिल किया और उसको वैसे ही खून में तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ दिया, और वो इनके सामने मरी। ये भी यूएन के उसमें है, रिकॉर्ड में है। बात ये नहीं है कि यूएन नहीं जानता या भारत नहीं जानता, सब जानते हैं, और बहुत अच्छे से जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल मसला नहीं है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्कों का मसला है। इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये जानते हैं, मगर इसमें उस विजनरी लीडरशिप की कमी है। उस विजनरी लीडरशिप की ज़रूरत है जो बलोचों पर तरस ना खाए, जो भारत के फ्यूचर को देख सके। क्योंकि जो आतंक इस वक्त पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन के नाम पर बलूचिस्तान में हो रहा है, अफ़गानिस्तान में हो रहा है, क्या उस आतंक से आप बच जाओगे? आज भी आपके मुल्क में जितनी ड्रग्स और जितने आर्म सप्लाई होते हैं वो पाकिस्तान से होते हैं। बलूचिस्तान तो आज़ाद होगा। बलूचिस्तान ने अपना भविष्य खुद लिखा है, हम आज़ाद होंगे।
पर जो हमारी आज़ादी के आंदोलन में आज हमारे साथ खड़ा होगा, कल हम उसके साथ अपनी आज़ादी के जो फल हैं, जो मेवा है, हम उसके साथ शेयर करेंगे। ये तो दुनिया में लेन देन चलेगा। हमारे आज़ाद होने से आपको इनडायरेक्ट तो एक फ़ायदा होगा ही कि बलूचिस्तान के आज़ाद होते ही आतंक की ये लैंडलॉक फैक्ट्री, जिसके पास ना अपना साहिल है, न जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न जिसके पास कोई इंडस्ट्री है, न जिसका कोई एग्रीकल्चर है, जो सिर्फ बाहर से उस पैसे पे चलता है कि जो इनको आतंक के लिए दिया जाता है। जहाँ दुनिया में लड़ाई होती है, किराए के कातिल चाहिए होते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज वर्दी पहन के वहाँ पहुँच जाती है। अफ़गानिस्तान में इनकी ज़रूरत हो, यमन में इनकी ज़रूरत हो, उर्दून में फ़लस्तीनियों को मारने के लिए ज़रूरत हो, हर जगह ये पहुँच जाते हैं। इनके पास बहुत सी टोपियाँ हैं। ये फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी तो आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन अगर आज भारत पाकिस्तान के साथ इस सारी दुश्मनी में हमारा साथ देता है, तो कल आपको और बहुत फ़ायदे होंगे। भारत हमारा फेवरेट कंट्री होगा। हमारी जो गोल्ड माइंस चीन और बैरक गोल्ड लूट के ले जाने की कोशिशों में है, हम बड़ी खुशी से अपना गोल्ड आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी एजुकेशन और विजडम हम आपसे लेंगे। बहुत सारी आपको यूरेशिया के रास्ते लेने के लिए यहाँ से कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। कभी पाकिस्तान आपके रास्ते बंद करता है, कभी ईरान आपके रास्ते बंद करता है। आप चाबहार में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो चीन को वहाँ लाके 25 साल के लिए बिठा देता है। बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो ये 2000 किलोमीटर का साहिल है, आपको प्यार से ले जाएंगे, आपको प्यार से लेकर आएंगे। पर उस विजनरी लीडरशिप को कैसे जगाना है, ये आपका काम है, भारत की जनता का काम है, भारत की मीडिया का काम। जब आपने बताया कि एजुकेशन को पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी हुकूमत एक टेररिज्म की तरह देखती है बलूचों के, उसके बावजूद आपने बताया कि एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और उसको जारी रखना और इस मुकाम तक पहुंचाना कि आप वर्ल्ड लेवल पे अपनी आवाज़ उठा सकें, ये कैसे हो पाया और कितना डिफ़िकल्ट रहा है? ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इस वक्त भी जब पाकिस्तान आर्मी रेड करती है घरों पर या किसी भी जगह, तो वहाँ से सबसे पहले किताबें उठाती है। और बलोच को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार है, वो किताबों से प्यार है। तो ये जंग उन्हें भी पता है। और हमने देखा है कि पहाड़ों से पिक्चर्स आती हैं, हमारे बच्चे जिनके पास ना बैठने के लिए कोई जगह है, ना सोने के लिए कोई जगह है, पर उनके पास किताब वहाँ भी है। तो ये एक एजुकेशन से और नॉलेज से एक रिश्ता बलोच का बहुत पुराना है। और फिर उसमें ये है कि इसके लिए एफ़र्ट्स की गई हैं। इसमें जो हमारे एल्डर्स थे, जब हम यंग थे, स्टूडेंट्स थे, तो हमें जो पाकिस्तान जो शिक्षा देती थी, वो एजुकेशन झूठ थी। तो उसका जो अल्टरनेट था वो हमें हमारे बड़े देते थे, यानी हमारे स्टडी सर्कल्स होते थे और हमें बलोच करिकुलम पढ़ाया जाता था कि बलोच का हीरो कौन है और बलोच की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि जो पाकिस्तान की किताबें कह रही हैं वो झूठ है। तो इस पे बहुत मेहनत की गई है, इसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, अपना टाइम, अपनी एनर्जीज़ हमारे बड़ों ने। और अब हम और हमारे साथी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। मैं आपको एक बच्ची का बताऊं, इतनी खूबसूरत बच्ची, जैसे परियों जैसी बच्ची, नजमा उसका नाम था। और जो हमारे बलूचिस्तान में जो स्कूल्स हैं, उन पर पाकिस्तान की आर्मी ने हॉस्पिटल्स पे कब्ज़ा करके उनको आर्मी बैरक्स बना दिया है, आर्मी कैंप्स बना दिया है, जहाँ पे ये हमारे लोगों को ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, या जहाँ से ये पूरी स्पाइंग करवाते हैं। तो स्कूल नहीं था, स्कूल पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। तो उस बच्ची ने कम्युनिटी के साथ मिलके पहाड़ों से लकड़ियाँ जमा करवा के एक बड़ी सी हट बनवाई। उसमें नजमा बलोच 300 बलोच बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी और इधर से उधर से करके बुक्स भी उन्हें देती थी। तो इन्हें जब पता चला तो जो मेजर था वहाँ पे, उसने अपना
जो स्पाई था, एजेंट था, उसको भेजा और कहा कि तुम ये जो इन्हें पढ़ा रही हो, तुम्हारा ज़रूर फ्रीडम फाइटर्स से ताल्लुक़ है, यानी बच्चे पढ़ाना तो फ्रीडम फाइट, और तुम हमारे लिए स्पाइंग करो। उसने कहा मैं तो ये काम नहीं करती, ना मैं उन्हें जानती हूँ, मैं अपने बच्चे पढ़ा रही हूँ। नहीं, तुम कैंप आओ। और फिर उसको ये मैसेजेस मिले कि आओ, और यहाँ पर एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन या जो सेक्सुअल फेवर्स वो चाहते थे। तो नजमा ने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये तुम लोगों का कल्चर है, हमारा नहीं। हम बदन बेचने वाले लोग नहीं हैं, और मुझे मत बुलाओ। तो फिर उसे थ्रेट दिया गया कि आज तुम्हारे पास लास्ट है, अगर तुम आज ना आई तो आज रात तुम्हें उठा लिया जाएगा, और ये तुम पर केस बनाएंगे कि तुम्हारे पास एक सुसाइड जैकेट थी और हमने तुमसे बहुत सारा आर्म्स रिकवर किया है, और जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें पता है। तो वाइट बोर्ड पर नजमा ने लिखा एंड ऑफ द स्टोरी, और वो पेन रख के और उसने खुद को हैंग कर लिया। हम अपने बच्चे पढ़ाने के लिए भी जाने दे रहे हैं। भारत के लोगों से आपको बहुत प्यार मिलता है, बलूचिस्तानियों के लिए भारत का दिल भी धड़कता है, उनके दर्द को वो महसूस भी करते हैं। लेकिन पिछले 74 सालों से जितनी भी भारत में सरकारें रही हैं, उनसे ये शिकायत आपकी हमेशा रही है बलूचों की कि वो विल पावर नहीं रही है, पॉलिटिकल विल नहीं रही है। इस बार एक उम्मीद जगी थी जब आपने देखा था, बलूचिस्तान के भी लोग काफ़ी खुश हुए थे जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वहाँ पर लाल किले से बोला था, बलूचिस्तानों के पक्ष में बोला था। उसके बाद अब आज पाकिस्तान की भी हालत बहुत ख़राब है, और हर कोई ये मानता है, भारत के अंदर भी ये मानता है कि एक ना एक दिन पाकिस्तान के भी 4 टुकड़े हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है भारत के अंदर कि बलूचिस्तान अगला बांग्लादेश बनने जा रहा है। आपकी लड़ाई एक तरफ है, लेकिन भारत सरकार से जो आपकी उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं, वो क्या है? पाकिस्तान तो टूटेगा। पाकिस्तान एक लेबोरेटरी में बनाया गया, कॉलोनियल लेबोरेटरी में बनाया गया। पाकिस्तान कोई मुल्क तो है नहीं, ना पाकिस्तान मुल्क के लिए बना होने के लिए, ना उसकी जो बुनियाद है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो किसी मुल्क की, उसका सिस्टम किसी मुल्क का नहीं है, वो एक पैरासाइट का है। अब उसमें मसला ये है कि इंतज़ार करने में कि पाकिस्तान टूट जाएगा, उसमें नुकसान क्या है? इसमें यह है कि भारत सरकार ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, दुनिया में बहुत से अच्छे काम किए, जो आज की आपकी सरकार है। उसमें एक काम ये किया है कि पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हुआ है। जो फॉरेन पॉलिसी रही है, पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हुआ है। दुनिया को तो पता है पाकिस्तान डूबेगा, जिन्होंने बनाया है उन्हें पता है कि इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान के डूबने से पहले पहले उन्होंने अल्टरनेटिव बना लिए हैं। आप इंतज़ार में बैठे रहिए, उन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर अफ़गानिस्तान के नक्शे काबुल में छाप दिए हैं। आप सबको पता है कि इस वक्त काबुल में जो सरकार बैठी है वो वेस्ट की या खासकर अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं है। वहाँ पर जब ये नक्शा ग्लोब में चौक पर लगा हुआ है, जिसमें आज का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, दोनों पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड और ईरानियन ऑक्यूपाइड, दोनों बलूचिस्तान उसमें है। हिंद सागर तक, पामीर से हिंद सागर तक जो नक्शा बना है वो अफगानिस्तान में नहीं बना। आप समझ रही हैं मेरी बात? बिल्कुल। तो आप इंतजार करते रहिए, लोगों के पास अल्टरनेट हैं। पाकिस्तान सारे का सारा बलूचिस्तान के अलावा भारत ही का है, और ये जो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट इस्लामाइजेशन का जो प्लान है हिंद सागर तक, उसके जो असरात भारत पर पड़ने वाले हैं और उसके जो असरात पूरे एशिया पे पड़ने वाले हैं, और अमेरिका भी इतना दूर नहीं है। तो इस तरह के जो अल्टरनेट हैं उनके सामने भारत को बहुत प्रोएक्टिव होकर अपना अल्टरनेट देने की ज़रूरत है। हमारे पास अपने बहुत पोटेंशियल्स हैं,
पर भारत से ही क्यों गिला करते हैं? अपना समझते हैं तो गिला करते हैं। हमें अगर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो इसलिए आता है कि हमारे अपने होकर हमारा दर्द नहीं सहते, नहीं बर्दाश्त करते, नहीं महसूस करते। हम अफगानिस्तान से भी लड़ते हैं, वो भी हमारे अपने हैं। हम उन्हें भी कहते हैं कि जब तुम पे बुरा वक्त आता है तो हमारे घर आते हो, हम पे बुरा वक्त आता है हम तुम्हारे घर जाते हैं। हमारे और अफगानिस्तान के दर्द भी ऐसे ही शरीक है। तो गिला अपनों से किया जाता है, गैरों से तो नहीं। हम क्यों चीन से नहीं गिला करते? हम क्यों अमेरिका से गिला नहीं करते? क्यों भारत से करते? तो भारत की जनता का जो प्यार है बलोच से, और जो बलोच का प्यार है भारत की जनता से, वो आज का नहीं है, वो तो हजारों साल का है। डीएनए निकाल के टेस्ट कर लो, भी तो एक ही निकलेगा। सभ्यता भी देखें तो जो हमारे मेहरगढ़ से जो बह रहा है, खुश्क पहाड़ों से जो चश्मा बह रहा है, वो मोहनजोदड़ो और कुमारी नाडो तक वही बह रहा है। तो वो हवा में तो नहीं आता, लोगों के साथ आता है। तो लोग आए हैं। इस सारी चीज को देखिए कैसे रखा जा सकता है। आपको लगता है ये लड़ाई अब बहुत जल्द खत्म होगी, तो वो कैसे होगी? आपको जो आपका मकसद है, लक्ष्य है, जिसे लेके बलोच 75 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो किस तरह और कब पूरा होगा? देखिए, एक चीज तो हमें हमारे उस्तादों ने, हमारे बड़ों ने ये सिखाई है कि ये जो संघर्ष है ये कभी खत्म नहीं होता, ये लाइफस्टाइल है। क्योंकि लिबरेशन एक बार पाकिस्तान के या ईरान के हाथ से बलूचिस्तान को निकाल कर एक यूनाइटेड सोवरेन बलूचिस्तान बनाना, ये हमारा गोल है। पर हमारा विजन पूरी दुनिया है कि पूरी दुनिया के लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने मुल्कों में, आज मुल्क इस तरह से हैं, कल नहीं थे, कल कैसे होंगे, पर जो इंसान रहते हैं, जो मानव जाति रहती है, और जो दूसरी लाइफ की शक्लें हैं इस दुनिया में, उन सब के लिए सुख और चैन पहुंचाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहना, ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। जब तक हम हैं, जब तक हमारे बाद आने वाले हैं, ये चलता रहेगा। और इसे हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हुए चलना है। तो ये है कि बलूचिस्तान की आज़ादी, एक डेमोक्रेटिक बलूचिस्तान, एक बलूचिस्तान जहाँ पर 60 मिलियन बलोच जो आज दरपदर हैं, बाहर हैं, हम सब एक साथ हों, रहें वापस आकर, और यहाँ पर इक्वालिटी हो। यहाँ पर जेंडर की बेस पर, क्लास की बेस पर, और ज्योग्राफिकल एरियाज़ की किसी भी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब बराबर हों, जो कुछ है सबका है। और फिर इसको अपने नेबर्स के साथ शेयर करो, अपने नेबर्स के साथ प्यार से रहो। और ये जो बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स स्वीट बॉर्डर्स हैं, में बदल जाएं। जहाँ पे सेनाएं खड़ी हैं, जहाँ लाइंस ऑफ कंट्रोल्स हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे को पानी पिलाएं, एक दूसरे को फूल पेश करें, एक दूसरे को खाना खिलाएं, एक दूसरे को बुलाएं। हिंगलाज नानी का जो मंदिर है, वहाँ पे आप लोग आइए। हमें एक दूसरे के पास तो वीज़ा लेके जाने की ज़रूरत ना हो। आप इधर आएँ, हम उधर जाएं। हाँ, ऐसा एक जो हमारा साउथ एशिया हो, ऐसा एशिया हो। चीन में जो आज डिक्टेटोरियल रिजीम है, ये भी ख़त्म हो। चीन के लोग भी सुख का सांस ले, वो भी जेल में रह रहे हैं, उनकी भी ज़िंदगी बहुत दुखी है। तो सबके लिए अच्छा सोचें। और बहुत खूबसूरत विचार है आपका, लेकिन बीच में पाकिस्तान भी है। नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। हम जो विजन देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है। उसमें पाकिस्तान कहाँ? कहीं पे भी नहीं है? नहीं, पाकिस्तान कहाँ, पाकिस्तान था भी नहीं, और पाकिस्तान को थोपा गया। जो भारत की ज़मीन चोरी की गई, वो भारत की ज़मीन है, भारत को वापस चाहिए। जो लोग हैं उसमें, जो गंदे लोग हैं, उनकी ट्रीटमेंट होने की ज़रूरत है, मेंटल ट्रीटमेंट। जो नफ़रत के इंस्टीट्यूशंस में पले हैं, जिन्हें मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हिंदू बुरा होता है, हिंदू आपका दुश्मन है, बलोच बुरा होता है, बलोच जंगली होता है। जिसने मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन दुनिया को दी आज से 25,000 पहले, वो जंगली है, और तुम भेड़िए जो हो वो सिविलाइज्ड हो। तो ये सब जिनको पढ़ाया गया है, उनकी दोबारा री एजुकेशन होने की ज़रूरत है।
एक चीज और क्लियर करेगा, कई लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के अगर टुकड़े होंगे या बलूचिस्तान अलग होगा तो तो वो भी तो एक और इस्लामिक कंट्री बनेगा। बलूच कभी ये नहीं बोलते, आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कि हम इस्लामिक कंट्री नहीं है। देखिए, हमारा जो नेशनल नैरेटिव है, हमें तो यही कहा था जिन्ना ने कि देखो तुम्हारी मेजॉरिटी मुस्लिम है और हम एक इस्लामी मुल्क हैं, तो आओ मिल जाते हैं। तो हमने क्यों स्टैंड लिया? हमारी आइडेंटिटी किसी धर्म की आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी बलूच आइडेंटिटी। हर आइडेंटिटी से पहले हम बलूच हैं। और बलूच होने का मतलब है प्लूरलिस्ट। बलूच होने का मतलब है कि हम हिंदू बलूच भी हैं और मुसलमान बलूच भी हैं, सिख बलूच भी हैं। तो क्या ऐसे बलूच भी हैं जिनका कोई धर्म नहीं है? पर बलूच सब हैं और सब एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने कभी नहीं सुना ना देखा कि जब रॉइट्स हो रहे थे यहाँ पर, पंजाब में रॉइट्स थे, बंगाल में रॉइट्स थे, बलवे थे, कल तक जो नेबर्स थे वो एक दूसरे का गला काट रहे थे धर्म के नाम पर। बलूचिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे जो हिंदू बलोच हैं उनका गला काटने के लिए जब कभी कोई पाकिस्तानी बलवाई आए हैं तो उनके सामने बलोच खड़े हुए हैं और बलवाइयों ने फिर वही जिना वाली बात की, तुम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम, तुम हिंदू के लिए हमसे क्यों लड़ रहे हो? हम तुम्हें नहीं जानते तुम कौन हो, पर हम और हमारा हिंदू बलोच हम तो हजारों साल से साथ हैं। हमारा गम और हमारी खुशी तो हजारों साल से एक है। हमारी इज्जत और हमारी बेइज्जती तो एक है। तुम कौन हो? तो बलोच को तो अभी लोग जानते ही नहीं हैं। जिस दिन बलोच को जानेंगे तो बलोच की पूजा करेंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आपसे मिलें तो एक स्वतंत्र बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री प्रोफेसर नायला कादिर से मिलें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला। एक चीज का मैं कहूंगी जी, कि बलूचिस्तान आज़ाद हो और बलूचिस्तान के लोग अपने प्रधानमंत्री को इलेक्ट करें। मेरा काम इतना है कि मैं आज़ादी की जो ये कश्ती है उसको किनारे तक लगा दूं। उसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपना देश आज़ाद चाहिए और ये मेरे देश के लोगों का काम है कि वहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों और वो अपनी लीडरशिप इलेक्ट करें। बिल्कुल लीडरशिप इलेक्ट करेंगे। और जिन्होंने बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाने में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया उनको वो कभी नहीं भूलेंगे, जिनमें से एक आप भी है। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नायला जी।